हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस के लिए एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर जो अगला है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इस सेशन में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन को आपको करवाने वाले हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें और कॉपी पेन लेकर के जरूर प्रैक्टिस करें। और जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का कॉन्सेप्ट और आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी और आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसे ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर गुना में 156 गुना में 135 कामा 14 से विभाज्य है। मेरे प्यारे साथी ये कहा क्या रहा है क्वेश्चन में, इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि हमारे पास पी स्क्वायर इंटू 156 और गुना में 135 और बटा में 14। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पी का क्या मान रखा जाए, सबसे छोटा क्या मान रखा जाए कि जिससे कि वह 14 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। मेरे प्यारे साथी हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि जो 7 है इस 7 को रख करके देखते हैं। यानी कि 7 को रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुना में 7 और गुना में 156 गुना में 135 बटा में 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको 7 से काटेंगे तो 7 गुना में 14 और 2 से काटेंगे 2 7 14 2 8 16, यानी कि 7 गुना में 78 गुना में 135। यानी कि यह पूर्णतः क्या हो गया, पूर्णतः 14 से विभाजित हो गया। यानी कि 7 आपका क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे छोटी संख्या 7 है, जिससे यहाँ पर p के जगह पर रखने के बाद हमारे पास 14 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक शांत दशमलव संख्या है। मेरे प्यारे साथी शांत दशमलव संख्या की बात को ध्यान से पहले समझें कि शांत दशमलव एक्चुअल में होता क्या है। शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कि अगर शांत दशमलव की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं, वह डिवाइड किसी एक डिजिट पर ऐसे जाकर के खत्म हो जाती है जिसके पास कोई भी सेल, उसके पास शेषफल नहीं बचता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, आगे भाग ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, यानी कि शेषफल 0 बच जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। और इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3/35 को चेक करके देखते हैं। 3/35 को हम लोग चेक करते हैं, यानी कि जो हमारे पास 3/35, यानी कि 3/35 को हम लोग चेक करके देखते हैं। 3 में हम लोग 35 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, भाग नहीं जा रही है, फिर जीरो बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अब भाग लेकर के जाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं 35 से कितनी बार भाग लेकर जाए, 8 बार लेकर के जाते हैं। ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 त्रिका 24 4 28। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 और 2 और यहाँ पर एक खत्म हो गया। ठीक है, फिर 0 बढ़ा दिया हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग 5 बार भाग लेकर के जाते हैं। 5 पंजे 25 और 5 3 15 और 15 2 17। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। सॉरी, 5 3 15 3 15 2 17 होगा ना। ठीक है, यहाँ पर 17 आएगा ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर से इसको भाग लेकर के जाएंगे, अब हमारे पास 250 आ गया। यानी कि अगर हम लोग 35 से अगर भाग लेकर के जाते हैं 250, यानी कि 5 बार लेकर के जाएंगे या 6 बार लेकर के जाते हैं। 6 बार लेकर के जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 बार ले जाकर के चेक करते हैं। 7 बार ले जाते हैं, यानी कि 7 पच्चे 35 को 5 हासिल 3 का लगेगा, 7 त्रिक का 21 3 21 3 24। यानी कि यहां से कितना बचा, 5। अब देखिए यहाँ पर ये शेषफल इस प्रकार से आता चला जा रहा है और ये भाग आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब कि यह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव होगा, लेकिन 7 और 16 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि दशमलव बढ़ा करके 0 लगाएंगे और 16 चौको 64, यहाँ पर 64 आ जाएगा और 10 में से 6 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ पर 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, यानी कि फिर 0 बढ़ा करके
16 3 48, इसमें भाग लेकर के जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 8 घटाएंगे 2 बच जाएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 16 85, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 112 आ जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा और 0 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 16 85, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल जैसे ही 0 आएगा, वहीं पर आपकी क्या आ जाएगी, जो आपके पास भिन्न दी रहती है, यानी कि जो आपका दशमलव की अगर बात किया जाएगा, वह शांत दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7/16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और लगभग बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आपको इसे गलत करने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख करके अपने आंसर को आराम से निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 27 दिया हुआ है, तो हम लोग 8 गुना में यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 3 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है, 3 गुना में 3 हम लोग 9 को लिख सकते हैं, और प्लस 3 गुना में 3। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास अंडर रूट में से बाहर करेंगे तो 8 गुना में 3 हो जाएगा, और करड़ी में कितना आ जाएगा, 3, माइनस इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 गुना में 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 करड़ी में 3 रहेगा ही। अब यहाँ पर देखिए, 8 त्रिक 24, करड़ी में 3, माइनस 3 त्रिक 9, और प्लस 3 करड़ी में 3। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 करड़ी में 24, 3 कितना आ जाएगा, 27, 27 करड़ी में 3 और -9, 3 बाहर कर लेंगे, 3 जब बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 करड़ी में 3 और माइनस में क्या आ जाएगा, 3, यानी कि 3 गुणा में 9 करड़ी में 3 -3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से यह प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास 7 + 7 गुना में छोटा ब्रैकेट 7 + 7 भागे 7 और बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस 7 भागे 7 का मूल्यांकन करें। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारे पास यहाँ पर जो ब्रैकेट होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को हम लोग 7 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 7 + 7 गुना में 7 और प्लस 1 हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट बंद, और प्लस 7 में 7 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, यानी कि भाग एक बार चली जाएगी, यानी कि एक बार में कट जाएगा, यानी कि 7 + 7 गुना में 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट आपका लग जाएगा, और प्लस में 1, 8 7 56, और 56 में 7 को जोड़ेंगे, और सब 56 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63, और 63 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हमारे पास 3015 तथा 5040 का म सा निकाल करके बताइए। 3015 और 5040 का म सा निकाल करके बताइए, यानी कि आपको क्या करना होगा, 3015 का गुणनखंड करना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको काट करके देखते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एक 3 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक 0 और लगाएंगे, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, और 3 त्रिक 9, और 3 5 15, 5 3 8 3 11, 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, 3 से तो अभी कटेगा नहीं, 5 से काट देते हैं, 5 6 30, 5 7 35। ठीक है, और ये किसी संख्या से कट सकता है, 7 6 13, और नहीं कटेगा, यानी कि हमारे पास 67 से इसको काट देते हैं, और एक बार में कट जाएगा। फिर 50 40 को हम लोग काटते हैं, 50 और 40 5040 को काट करके देखते हैं, 2 से काटेंगे, और यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 2, 2 दूना में 4, 2 पंजे 10, 2 दूना में 4 0, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 0, और 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 3 6 0, और 2 से काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, और 2 एक 2, और 2 पंजे में
10। ठीक है, 2×3=6 और 2×1=9, 2×5=10। ठीक है, 3 से काट करके देखते हैं। 3 से काटेंगे, 3×1=3, 3×5=15। 3 से फिर काटते हैं, 3×3=9, 3×5=15। फिर हम लोग काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5×7=35 और 7 से काटेंगे, 7×1=9, 7। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जो म स होता है हमारे पास, जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन होता है, वही हमारे पास म स होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, एक कॉमन, यानी कि 1×3 हम लोग लिख लिए गुणा में। फिर 1×3 यहाँ पर है और 1×3 यहाँ पर है, फिर 1×3 हम लोगों ने लिख लिया। 1×5 यहाँ पर है, 1×5 यहाँ पर है, हम लोगों ने 5 लिख लिया। अब देखिए कोई भी संख्या कॉमन न इसके गुणनखंड में है और न इसके गुणनखंड में है, तो हमारे पास यही, इनको गुणा कर लेंगे, 5×3=15, 45। यानी कि 45 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि म स हो जाएगा। हमारे पास जो ये संख्या दी थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगली प्रश्न आपका कह रहा है कि 4:9 का वर्गानुपात एवं वर्गमूलानुपात क्रमशः है। यानी कि वर्गानुपात क्या होता है, पहले इसको समझे, और वर्गमूलानुपात क्या होता है, पहले इसको समझे, दोनों को। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का खात्मा हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वर्गमूलानुपात की अगर बात करता है, अगर हमारे पास कोई नंबर, अगर 2 नंबर मान लेते ए और बी, अगर इसका वर्गमूलानुपात इधर कहता है, तो वर्गमूलानुपात अगर कहता है, इसका मतलब कि हमारे पास दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में बंद कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी हो जाएगा। अब वर्गानुपात कहता है, अगर हमारे पास वर्गानुपात कहता है, वर्गानुपात, ठीक है, अगर आपसे वर्गानुपात कह देता है, अगर वर्गानुपात अगर कहेगा, तब क्या करते हैं, वर्गानुपात, वर्गानुपात अगर कहा, इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर होगा, उसका हम लोग वर्ग निकाल करके हम लोग उसका अनुपात निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो आपके पास आंसर आराम से निकलेगा, उसे निकाल के बता दीजिए। वर्गमूलानुपात 4:9 का अगर पूछेंगे, 4:9 का, यानी कि वर्गानुपात अगर पूछा है, तो 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, 4×4 16:9, 81, यानी कि हमारे पास 16:81 आ जाएगा। 16:81 किसमें है, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों हो नहीं सकते, बचा 2 ऑप्शन, इन्हीं दोनों ऑप्शन को चेक करना है। तो ये तो हमारे पास हो गया वर्गानुपात। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होता है, इसे देखें। वर्गमूलानुपात क्या होगा, यानी कि 4 का अंडर रूट में और अंडर रूट में 9 का, यानी कि 2 इसका आ जाएगा, 4 का अंडर रूट से 2 को बाहर, 2 आ जाएगा बाहर, यहां से कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 16:81 और 2:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे पैसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा, इसे आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, अब 3 भाइयों ने आपस में इतना रुपए को बांटा है, ऐसे बांटा है कि दूसरे भाई को अन्य भाई के संयुक्त हिस्से का, दूसरे भाई को संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। यानी कि हम लोग संयुक्त भाइयों का अगर पूछा जाए, तो संयुक्त 2 भाई का अगर पूछा जाए, तो उनका कितना मिला होगा, यक्स मिला होगा। ठीक है, अब संयुक्त भाई हमारे पास 2 लोग थे, यानी कि 3 भाई की जब बात किया, 2 भाइयों का हम लोगों ने कितना मान लिया, यक्स मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इनको बांटी गई, तो दूसरे भाई का अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला, यानी कि हमारे पास 5/13 और गुना में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और यही किसके बराबर हो जाएगा, 1620 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1620 रुपए के बराबर होगा, जो हमारे पास ये इनको बांटा गया है। 3 लोग तो थे, तीनों लोगों को बांटा गया, हमारे पास 1620 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर थे और 1 यहाँ पर था, तो
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 13x और प्लस में कितना आ जाएगा 5x और बटा में कितना आ जाएगा 13 और बराबर में हो जाएगा 1620, यानी कि 13 प्लस 5 कितना आ जाएगा 18x बराबर में हो जाएगा 1620 गुना में 13, x बराबर हो जाएगा 1620 और गुना में 13 बटा में 18। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये दो भाई थे, दो भाई जो थे उसकी बात को समझे। दो भाइयों का संयुक्त तो हमारे पास निकल करके आ गया, संयुक्त हमारे पास कितना था, संयुक्त हमारे पास आ गया कितना 1620 गुना में 13 बटा में 18। अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो काट करके भी देख लेते हैं, यानी कि 18 नावा 18/144, 18 नामा 162 यानी कि 90 आ जाएगा, 13 नामा 117 यानी कि आपके पास 1170 रुपए दो भाइयों के पास है। अब दो भाइयों के पास जो था उसका दूसरे भाई के पास कितना है 5/13 हिस्सा है, यानी कि 1170 गुना में क्या आ जाएगा 5/13 हिस्सा, यानी कि 13 नामा 117 यानी कि 90 आ जाएगा, 9 पचे 45 यानी कि 450 रुपए दूसरे भाई का हिस्सा होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन नंबर का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है तो शेष 5 की औसत आयु क्या होगी मेरे प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। अब देखिए 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 40 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी इसे बताइए आप पहले। 40 छात्रों की कुल आयु, 40 छात्रों की कुल आयु 40 गुना में कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 चौक को 64 यानी कि 640 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, कक्षा में 10 नए छात्रों को प्रवेश के बाद 10 नए छात्र आ गए, यानी कि 50 छात्र हो जाएंगे। 50 छात्रों का कुल आयु, 50 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 50 गुना में कितना हो जाएगी 15, यानी कि आपके पास जो 10 नए छात्र आए हैं उनके आने के बाद उनका औसत कितना हो गया है 15 वर्ष, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पचे 75 यानी कि 750 वर्ष आ जाएगी, यानी कि 750 वर्ष ये आ गया। अब ध्यान से देखें, जो हमारे पास कह रहा है कि जो 10 छात्रों की आयु की अगर बात की जाए तो 10 छात्रों की आयु हम लोग आराम से निकाल लेंगे। 10 छात्रों की आयु कुल आयु कितनी आ जाएगी 750 माइनस कितना है 640, घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 110 वर्ष आ जाएगी। यानी कि 10 छात्रों की अगर कुल आयु की बात किया जाएगा तो उसके पास आ जाएगी 110 वर्ष आ जाएगी। अब आगे कह रहा है यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 है, यानी कि 5 छात्रों की अगर आपसे पूछा कि 5 छात्रों की अगर 5 छात्रों कुल आयु, 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 5 छात्रों की कुल आयु हो जाएगी 5 गुना में कितना आ जाएगी 11 वर्ष दिया हुआ, यानी कि 11 बराबर में कितना आ जाएगा 55 वर्ष। अब आपसे पूछा है कि जो शेष 5 वर्ष की 5 की औसत आयु क्या होगी, यानी कि शेष हमारे पास क्या हो जाएगा, शेष 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 110 माइनस 55 और बराबर में क्या हो जाएगा 55, यानी कि 55 वर्ष आ जाएगी। शेष 5 जो छात्र थे उनकी आयु आ जाएगी। औसत आपसे पूछा था तो औसत मेरे प्यारे साथी 5 छात्रों का पूछा था, यानी कि औसत बराबर हो जाएगा 55 बटा में 5, यानी कि 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि 11 वर्ष इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए
और सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके सीखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से वन बाय वन करके सभी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस है, मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी, जीके, जीएस, जो कुछ भी हो, करंट अफेयर्स, सभी चीज़ों की क्लासेज इस चैनल पर चल रही हैं। आप लोग डेली बाय डेली देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।